नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का जो टॉपिक हमारा मृदा शरण चल रहा था। मृदा शरण में हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर जो प्राकृतिक शरण होता है, क्या पढ़ रहे थे हम? मृदा शरण। अब मृदा शरण पढ़ रहे थे। मृदा शरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक शरण और दूसरा कौन सा होता है? त्वरित शरण। त्वरित शरण। यहाँ पर प्राकृतिक शरण की हमने बात कर ली थी कि वह शरण जिसमें वह भूमि जिसमें क्या होता है कि मृदा पूर्ण रूप से घास से पेड़ पौधों से आच्छादित हो और उसके अंदर यदि वायु शक्ति के द्वारा या जल शक्ति के द्वारा, जो मृदा शरण की शक्तियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। शक्तियाँ कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, शक्तियाँ होती है दो। तो जल द्वारा या वायु द्वारा क्या होता है? मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा शरण कहलाता है। और ये कौन सा होता है? प्राकृतिक शरण कहलाता है। ये हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। और अब पढ़ेंगे हम त्वरित शरण। त्वरित शरण, त्वरित शरण होता है, इसमें क्या होता है कि वह भूमि जिसमें चारागाह के द्वारा या अति चराई के द्वारा या फिर कृषि यंत्रों के द्वारा अधिक जुताई करके या घास को हटा दिया जाता है, यानी कि वह मृदा जिसमें वनस्पति नहीं उपस्थित है, यानी कि वनस्पति वहाँ पे उपस्थित नहीं है, या तो जुताई करके हटा दिया गया है, उसको मिट्टी में दबा दिया गया है, या काट लिया गया है फसल को, या अधिक चराई के द्वारा क्या कर दिया है? फसल को चरा लिया गया है, घास फूस को चरा लिया गया है। तो उस मृदा में वायु और जल के द्वारा जो शरण होता है, यानी कि जो शरण की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा यदि उसका शरण होता है, मृदा का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? त्वरित शरण कहलाता है। इसे मनुष्य रोक सकता है, जबकि इसको मनुष्य नहीं रोक सकता है। ठीक है, जो त्वरित शरण है इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तो वह वनस्पति विहीन भूमि, ऐसे लिख सकते हो, वह वनस्पति विहीन भूमि, वह वनस्पति विहीन भूमि जिसमें जल या वायु द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? त्वरित शरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरित शरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरित शरण कहलाता है। ठीक है, अब आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। पहला है प्राकृतिक शरण। प्राकृतिक शरण क्या होता है कि प्रकृति वह भूमि जिसमें वनस्पति उपस्थित है और फिर भी मृदा के कण अपने स्थान से हट रहे हैं, तो कौन सा कहलाता है? प्राकृतिक शरण कहलाता है। इसे मनुष्य नहीं रोक सकता, इसे मनुष्य नहीं रोक सकता है, और जबकि इसे मनुष्य रोक सकता है। ठीक है, त्वरित शरण की परिभाषा, दोनों की परिभाषाएं समझ में आ गई होगी आपको। इसको मनुष्य क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि घास फूस है उसके ऊपर, फिर भी मृदा के कण अपने स्थान से हट रहे हैं, तो क्या कहलाता है? मृदा शरण कहलाता है। और ये मृदा शरण इस प्रकार से होता है कि इसके अंदर जितनी मृदा का निर्माण होता है उतनी ही मृदा का शरण हो पाता है, इसलिए इससे कोई किसी प्रकार की पोषक तत्वों की हानि नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मृदा शरण की शक्तियां। मृदा शरण की शक्तियां, अभी हमने बात की थी मृदा शरण की शक्तियां कितनी होती है? दो होती है। पहली है जल
और दूसरा है वायु। अब आपने देखा होगा कि जल जैसे वर्षा होती है तो उसमें वर्षा की बूंदों के द्वारा क्या होता है, उसके अंदर मिट्टी अपनी स्थान से हट जाती है। फिर और भी ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है, थोड़ा पानी बहने लगता है धीरे धीरे, हल्का हल्का, तो उसके साथ ही वो जो पोषक तत्व होते हैं, छोटे छोटे मृदा कण होते हैं, वो बहकर निकल जाते हैं। इसके बाद में और भी ज़्यादा वर्षा होती है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, और इसके बाद में और भी ज़्यादा वर्षा होती है या ढलान युक्त क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि और भी ज़्यादा गहरी नालियाँ बन जाती है। ठीक है, तो ये तो जल शरण हो गया। इसके बाद में आपने देखा होगा वायु, यहाँ पे जल शरण और वायु शरण हो जाएगा। तो वायु के द्वारा जो मृदा को हटाया जाता है उसे वायु शरण कहते हैं, जल के द्वारा मृदा को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल शरण कहते हैं। यहाँ पे हम वायु शरण की बात करते हैं तो वायु शरण में क्या होता है कि वायु शरण जो है उसके अंदर क्या होता है, वायु के हवा के जो वेग है, जो वेग होता है हवा का, उसके द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है, वायु शरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला पॉइंट लेते हैं जल शरण। पहला पॉइंट क्या लेते हैं, जल शरण। ठीक है, अब जो जल शरण होता है, जल शरण होता है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। देखो, सबसे पहले आता है बौछार शरण। बौछार का मतलब जानते हो, बौछार का मतलब होता है कि इसके अंदर जो आपकी सूक्ष्म बूंदें आती है, वर्षा की जो बूंदें आती है, जब वो गिरती है तो जहां पर भी गिरती है तो मृदा के कणों को क्या कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। तितर बितर का मतलब वहां से हटा देती है और दूर दूर फेंक देती है। तो ये कौन सा शरण हो गया, बौछार शरण। जैसे मान लो वर्षा हो रही है और कोई बर्तन है वो आपका बाहर रखा हुआ है, अब कुछ समय बाद में वर्षा बंद हो जाती है, उसके बाद में आप देखते हो कि बर्तन की जो बर्तन है उसके चारों तरफ क्या है, मिट्टी चिपकी हुई है। अब बताओ, मिट्टी तो नीचे थी, ऊपर कैसे आ गई? तो वो क्या होता है, जब बूंदे गिरती हैं तो मृदा के कणों को क्या करती है, उछालती है। क्या करती है, उछालती है। तो ये बौछार शरण हो गया। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, इसके अंदर जो बौछार शरण है ये बहुत ही नगण्य शरण माना जाता है। इससे कम पोषक तत्वों की हानि होती है, कम मात्रा में किसान को हानि होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बूंद क्या होती है, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पर कुछ मृदा के कण रखे हुए, यहाँ पर बूंद गिरेगी, यहाँ पर बूंद गिरेगी तो क्या करेगी, यहाँ के कणों को यहाँ पे डाल देगी, यहाँ पे बूंद गिरेगी, यहाँ के कणों को वापस उठाकर इधर डाल देगी। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में शरण होता है इसका, और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, जो बहुत बौछार शरण है। ठीक है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद में आता है आपका, अब देखो इसके बाद में एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ पे बौछार शरण पहले क्या होती है, हल्की हल्की बूंदें आती है वर्षा की, फिर इसके बाद में आप बूंदें गिरती जाती है, गिरती जाती है, उसके बाद में आपकी जो समतल खेत है वहां पे क्या होता है कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगता है। जैसे ऐसे समतल खेत है, इसके अंदर आपको लगेगा कि ये पानी हल्की सी परत इधर बहकर जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा खेत बिल्कुल समतल तो नहीं होता है, यदि समतल होता तो पानी किधर भी नहीं बहेगा। अब समतल नहीं होता है, थोड़ा सा ढलान होता है तो थोड़ा सा पानी इधर उधर डुलने लगता है। ठीक है, अब पानी धीरे धीरे बहेगा, क्या करेगा, धीरे धीरे बहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि पानी बहेगा तो एक परत के रूप में बहेगा। किसके रूप में बहेगा, परत के रूप में। तो इसे कहते हैं परत शरण। कौन सा शरण हो गया, परत शरण। अब ऐसे खेत है, इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर यहाँ से पानी की परत बनकर बह रही है। अब बह रही है तो इसका मतलब ये जो आप देखोगे कभी वर्षा हो तो उस समय नोट करना, देखना कि समतल भूमि है उसमें हल्का हल्का पानी बहकर जा रहा है।
क्या हो रहा है, हल्का हल्का पानी बहकर जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसमें किसी प्रकार के कोई कंकड़ या मिट्टी के कण दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसका बहाव इतना कम होता है कि मृदा के कणों को ये उठा नहीं सकता। लेकिन ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और परत के रूप में बहुत ही सूक्ष्म कण इसके साथ बहकर जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, परत सरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परत सरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। चलो चारों के नाम बता देता हूँ पहले। देखो बोधासरण हो गया, इसके बाद में सी आता है आपका, तीसरा है रिलेशन, और जो चौथा आता है वो है अवनालिका। अवनालिका सरण। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्षा के बारे में बात करते हैं। वर्षा पहले बूंदों के रूप में गिरती है, फिर बूंदे गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, एक समय आता है कि पानी बहने लगता है हल्का हल्का, तो प्रसरण हो गया। फिर इसके बाद में होता है कि वर्षा और भी ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा हो रही है। तो आपने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी नालियां सी बन जाती है, खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। तो वो कौन सी हो गई, रिलेशन। इसको हम कृषि के द्वारा, कृषि यंत्रों के द्वारा, कृषि की जो भी यांत्रिक क्रियाएं करते हैं उसमें क्या होता है, नष्ट हो जाती है, प्लेन हो जाती है, वापस से खेती कर सकते हैं। अवनालिका, अवनालिका जो सरण है वो है, इसके अंदर जब वर्षा और भी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत गहरी गहरी नालियां बन जाती है, जिनको हम कृषि यंत्रों के द्वारा क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। यानी कि जो भी आपके मोड़ बोड़ हल है, इनके द्वारा हम इसको हटा नहीं सकते, प्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये गहरी नालियां, ये छोटी नालियां, ये ऊपर की परत, और ये क्या है, बौछार, जो बूंदों के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तितर बितर हो जाते हैं। तो ये बौछार सरण हो गया। ठीक है, अब देखो ये बौछार सरण सबसे कम हानिकारक, सबसे कम हानिकारक, सबसे कम हानिकारक। इसके बाद में हम दूसरे की बात करें तो सबसे कम हानिकारक है, और इसमें मृदा का इतना विनाश नहीं होता है, मृदा का विनाश नहीं होता है, लेकिन इसमें मृदा कणाकार खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है, मृदा कणाकार। क्यों? क्योंकि जब बूंदे गिरती है तो मृदा के कणों को तितर बितर करती है, जिससे मृदा के कण टूट जाते हैं, जिससे मृदा के कण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मृदा के कण क्या हो जाते हैं, मृदा की भौतिक दशा क्या हो जाती है, थोड़ी खराब हो जाती है। तो इससे मृदा की भौतिक दशा थोड़ी खराब हो जाती है, मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में सबसे कम हानिकारक है, इसमें मिट्टी की हानि नहीं होती है, इसमें मिट्टी की हानि नहीं होती है, हानि नहीं होती है, हानि नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे कम हानिकारक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कम हानिकारक। मृदा की भौतिक दशा थोड़ी सी खराब हो जाती है, पोषक तत्वों को कोई विशेषकर हानि नहीं होती है इसमें, और इसमें मिट्टी की भी हानि नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये तो कुछ हद तक लाभकारी होता है। केवल इसमें क्या होता है कि इसकी मृदा की थोड़ी सी भौतिक दशा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बौछार सरण होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके बारे में यदि आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि मृदा के कणों का, मृदा के कणों का वर्षा की बूंदों के द्वारा, वर्षा की
बूंदों के द्वारा मर्दा कणों का हटना क्या कहलाता है? बौछार सरण कहलाता है। मर्दा की बूंदों के द्वारा मर्दा कणों का हटना क्या कहलाता है? बौछार सरण कहलाता है। इसके बाद में आता है आपका परसरण। ठीक है, देखो परसरण के बारे में आप सबसे पहले लिख सकते हो कि इसे किसान की मृत्यु कहते हैं। इसे किसान की मृत्यु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वाधिक पोषक तत्वों की हानि होती है। इसमें क्या होता है? सर्वाधिक पोषक तत्वों की हानि होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? किसान की मृत्यु कहते हैं। मर्दा कणों का कोई विशेष हानि नहीं होती है। ये केवल किसकी दृष्टि से सबसे हानिकारक होती है? पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि इसके जो भी पोषक तत्व होते हैं ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मर्दा के ऊपरी क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र में बौछार सरण के द्वारा सारे पोषक तत्व क्या होते हैं? जल में घुलनशील हो जाते हैं, और जल में घुलनशील होकर परसरण के द्वारा क्या होते हैं? ये आगे निकल जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये सबसे हानिकारक हो गया किसकी दृष्टि से? सबसे हानिकारक क्या हो गया? ये सबसे हानिकारक किसकी दृष्टि से? पोषक तत्वों की दृष्टि से। पोषक तत्वों की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? पोषक तत्वों की दृष्टि से। कौन सा? प्रसरण। सबसे हानिकारक कौन सा हो गया? प्रसरण हो गया, पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक। इसके बाद इसे आप लिख सकते हो कि वर्षा की बौछार सरण के बाद समतल मृदा हल्की सी झुकाव के कारण क्या होता है? इसमें हल्का हल्का पानी मृदा की सतह से बहकर जाता है, और यह आंखों से दिखाई नहीं देता है। यह आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? मैंने अभी बताया आपको कि हल्की हल्की, आप देखना एक बार, हल्की सी परत क्या होती है? पानी की ऊपर से बहकर जाती है। उसके साथ क्या मृदा के कण भी बहकर जाते हैं? नहीं। बहकर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उसका वेग इतना नहीं होता है कि वो मृदा कणों को अपने साथ बहाकर ले जाए। हल्के फुल्के सूक्ष्म कण उसके साथ बहकर चले जाते हैं। बाकी क्या होता है? उसमें पोषक तत्व रिक्तता से घुले होते हैं, पोषक तत्व परत के रूप में हटते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रसरण हो गया, पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे हानिकारक हो गया। सर्वाधिक पोषक तत्वों की हानि होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? किसान की मृत्यु कहते हैं, सबसे हानिकारक पोषक तत्वों की दृष्टि से। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो है सबसे हानिकारक पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे हानिकारक है, और एक है मृदा की दृष्टि से सबसे हानिकारक। ठीक है, इसमें तो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की हानि होती है, जबकि अवनालिका सरण में सर्वाधिक मृदा की हानि होती है।
तो इसे हम कह सकते हैं कि जो अवनालिका शरण है वो मर्दा की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक है, और जो प्रसरण है वो पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक है। और देखा जाए तो कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। यदि इनमें भी पूछे कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा शरण है तो परसरण होता है सबसे हानिकारक। अवनालिका शरण किसकी दृष्टि से होता है? मर्दा की दृष्टि से। इसमें पोषक तत्वों का इतना घटाव नहीं होता है, लेकिन इसमें मर्दा सबसे ज्यादा कटकर बहकर जाती है पानी के साथ। ठीक है, अब आता है रिलेशन। अब रिलेशन के बारे में आप क्या लिख सकते हो कि परसरण का बड़ा रूप, परसरण का बड़ा रूप, यानी कि वर्षा यहाँ पर भी समाप्त नहीं हुई और भी ज्यादा वर्षा हो रही है, तो क्या होगा, उस ढलान में तीव्र गति से जल बहेगा। क्या होगा? तीव्र गति से जल बहेगा, और तीव्र गति से जल बहने के कारण क्या होगा, वहां पे छोटी छोटी नालियां बन जाती है। तो इस जो रिलेशन है इसमें छोटी छोटी नालियां बन जाती है। क्या बन जाती है? छोटी छोटी नालियां बन जाती है। इसके बाद में हम बात करें तो यह ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन परस अवनालिका शरण और परसरण का मिश्रित रूप होता है, क्योंकि परसरण तो हो जाता है उसके बाद में और भी ज्यादा वर्षा होती है, तो इसकी तो हल्की सी इन नालियों को जुताई के द्वारा, इन नालियों को जुताई के द्वारा मिटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मिटाया जा सकता है। देखो, इन नालियों को जुताई के द्वारा आसानी से मिटाया जा सकता है, फिर से कृषि की जा सकती है। ठीक है, ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। अब आता है अवनालिका शरण। अवनालिका शरण मर्दा की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक, मर्दा की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक, मर्दा की दृष्टि से क्या होता है? सर्वाधिक हानिकारक होता है। इसमें गहरी गहरी खाइयां बन जाती है, गहरी गहरी खाइयों का निर्माण, भूमि कृषि अयोग्य हो जाती है, भूमि कृषि अयोग्य हो जाती है, कृषि अयोग्य हो जाती है। क्या हो जाती है? भूमि कृषि अयोग्य हो जाती है, कृषि नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जल शरण कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले बौछार शरण। बौछार शरण क्या है कि मृदा के कणों का वर्षा की बूंदों के द्वारा अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? बौछार शरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बौछार शरण कहलाता है। इसके बाद में आता है प्रसरण। प्रसरण क्या होता है कि वर्षा की अधिक मात्रा होने पर, वर्षा की अधिक मात्रा होने पर क्या होता है, वह पानी का मृदा की सतह पर परत के रूप में बहना, और परत के रूप में क्या होता है, पोषक तत्व पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं, और ये हमें दिखाई नहीं देता है, तो आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिलेशन। और प्रसरण जो होता है वो पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक होता है, और अवनालिका शरण क्या होता है, मृदा की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक होता है। इसके बाद में रिलेशन, यानी कि नालियां क्या होती है, थोड़ी गहरी बन जाती है, जो हमने प्रसरण है उसका बड़ा रूप हो जाता है रिलेशन में, और रिलेशन का जो बड़ा रूप होता है वो अवनालिका शरण में आ जाता है। तो इस प्रकार हमने इसको पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है हमारा जो जल शरण है। अब जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको मैं हटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर और इसको देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इसको।
शक्तियों में हमने पहला पढ़ लिया जल और जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो इसके अंदर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है जलवायु, क्या आता है, जलवायु। अब यहाँ पे हम जलवायु की बात करें तो जलवायु जहाँ पे आर्द्र होगी वहां पे पानी की अधिकता होगी, पानी की अधिकता होगी इसका मतलब वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो वहां पे क्या होगा, पानी की अधिकता और वर्षा की अधिकता के कारण क्या होगा, जल शरण सर्वाधिक होगा। और जहाँ पे यदि इसमें जलवायु क्या आर्द्र नहीं रहेगी, शुष्क रहेगी, वहां पे क्या होगा, इसके अंदर वर्षा की मात्रा कम होगी, और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण क्या होगा, वर्षा कम होने के कारण क्या होगा, जल शरण कम होगा। इसके अलावा यदि कहीं पर ताप अधिक है तो वहां पे वाष्पीकरण दर अधिक होने के कारण क्या होता है, वहां पे क्या होता है इसके अंदर कि जल की कमी होती है, जिसके कारण जल शरण नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो वर्षा की गहनता है, वर्षा की क्या है, गहनता। वर्षा की गहनता मतलब ज्यादा वर्षा होना। अब मान लो किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, गहनता क्या है, ज्यादा है वर्षा की, लेकिन क्या है वो कम समय के लिए, यानी कि एक साथ बौछार के रूप में बहुत ज्यादा वर्षा हुई लेकिन कम समय के लिए, उससे भी क्या होगा, जल शरण नहीं होगा। क्यों, जितना पानी आएगा वो सीधा कहाँ पे, मृदा के अंदर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, जल शरण नहीं हो पाएगा। अब इसके अलावा वर्षा धीमी धीमी बरस रही है, जैसे सावन के मौसम में क्या होता है कि वर्षा बूंदों के रूप में धीमी धीमी बरसती है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि पानी कहीं पर नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है, क्योंकि वर्षा की जो गहनता है वो ज्यादा नहीं है, सघनता ज्यादा नहीं है, इस वजह से पानी नहीं बहेगा, और पानी नहीं बहेगा इसका मतलब जल शरण नहीं होगा। जितना बरसेगा उतना मृदा के अंदर चला जाएगा, तो जल शरण नहीं होगा। जल शरण कहाँ पे होगा, जहां पे वर्षा की गहनता भी अधिक है और तीव्रता भी अधिक, गहनता और तीव्रता दोनों क्या है, अधिक, यानी कि वर्षा बहुत तेजी से और लंबे समय तक हो रही है, वर्षा बहुत तेजी से और लंबे समय तक हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे जल शरण ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जलवायु समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो जो जलवायु है, जलवायु और भी अनेक प्रकार से क्या करती है, इसको प्रभावित करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जलवायु, ये मान लो कहीं पर क्या है, कम वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है तो क्या है, वहां पे जल शरण कम होगा, क्योंकि वर्षा ही नहीं है तो जल ही नहीं है, तो वहां पे जल शरण कहाँ से होगा। फिर यदि कहीं पर ज्यादा वर्षा हो रही है और लंबे समय तक हो रही है तो वहां पे जल शरण ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है आपका, इसके अंदर स्थलाकृति, क्या है, स्थलाकृति। देखो स्थलाकृति, स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति का मतलब क्या होता है, स्थल की आकृति। स्थल की आकृति होती है यदि समतल है तो वहां पे जल शरण कम होगा उबड़ खाबड़ की बजाय। देखो मान लो आपका खेत, एक खेत तो है इस प्रकार का, एक खेत है बिल्कुल समतल और एक खेत है ऐसे ढलानदार, और एक खेत है ऐसे बहुत ही कम ढलानदार, ऐसे लगभग, ठीक है। देखा होगा ऐसे खेत, कहीं पर चढ़ाई आती है, कहीं पर गहराई आती है, फिर तो इस प्रकार का जो खेत है इसमें सबसे ज्यादा मृदा शरण होगा, मृदा शरण होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पानी बरसेगा या पानी रहेगा वो बहकर आधा इधर और आधा इधर जाएगा, यहाँ पे आपके मिट्टी और पोषक तत्व एकत्रित हो जाएंगे,
यहाँ पे मर्दा उर्वरता ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो मर्दा का कटाव होगा, यहाँ पर पानी बहेगा तो, और ढलान होगा तो जल तीव्र गति से बहेगा, और तीव्र गति से बहेगा तो पोषक तत्व और मर्दा अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो ये एक प्रकार का हो गया। अब यहाँ पर तो क्या है, ढलान की मात्रा कम है, जल्दी से समाप्त हो रहा है, ढलान की मात्रा कम है। अब ये समतल खेत है, अब समतल खेत है तो इसके अंदर जो भी पानी आएगा सबसे पहले तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में जो हल्का फुल्का ढलान है उसकी तरफ क्या करेगा, ये गति करेगा। तो इसमें क्या होगा, ढलान लंबा ही है और हल्का फुल्का ढलान है, तो इस वजह से धीरे 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 पानी बहता रहेगा। तो मर्दासरण इसमें समतल में खेत में कम होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इस वाले खेत की। अब मान लो इसमें ढलान तो है लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे पानी गिरेगा, वो यहाँ तक धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, फिर यहाँ पर आते आते बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, तो मर्दासरण ज्यादा होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इस वाले की। अब इसमें ज्यादा ढलान भी है और लंबा भी है, जैसे लंबाई ऐसे कर लो। अब यहाँ से कोई गेंद गिरेगी या कुछ मान लो कुछ भी गिरेगा तो यहाँ पे स्पीड कम रहेगी, यहाँ पे आता है तो और भी ज्यादा, यहाँ पे और भी ज्यादा और यहाँ पे और भी ज्यादा। तो क्या होगा, ये ढलान इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ से पानी बहुत ही तीव्र गति से नीचे आएगा, तो मर्दासरण भी क्या होगा, तीव्र गति से ज्यादा होगा। तो इस प्रकार स्थलाकृति भी क्या करती है, जलीय शरण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो समतल खेत होगा तो उसमें मर्दासरण बहुत ही कम होगा। ठीक है, इसके बाद में मर्दा का गुण, मर्दा का गुण। अब मर्दा का गुण, अब इसके अंदर मर्दा का गुण होता है, उसके अंदर मर्दा की बात करें तो यहाँ पे मर्दा की भौतिक स्थिति भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मर्दा की भौतिक स्थिति। जैसे मर्दा का गुण देखते हैं, यहाँ पे देखो मर्दा का गुण और भौतिक स्थिति दोनों सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो मर्दा का गुण है, जैसे मान लो काली मटियार दोमट है, काली मटियार मर्दा है, सॉरी काली मटियार मर्दा है। अब काली मटियार मर्दा है, इसका मतलब बहुत ही चिकनी है और बहुत ही महीन है। इसका मतलब काली किसके कारण हुई है, ह्यूमस के कारण काली हुई है, तो ह्यूमस की मात्रा अधिक है। इसका मतलब मर्दा कण पास पास में है, महीन कण है, और क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वहीं पर मैं बलुई मर्दाओं की बात करता हूँ, बलुई मर्दाओं की बात करता हूँ तो बलुई मर्दाओं में क्या होता है कि इसके अंदर जो भी है आपके जो कण है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम रहेगी, और ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण तथा मर्दा कणों का आकार ज्यादा होने के कारण क्या होगा, मर्दा के जो कण है खुली अवस्था में रहेंगे, तो वहां पे मर्दासरण ज्यादा होगा। जबकि चिकनी मटियार जो मर्दाएं हैं उनमें क्या होगा, जो काली मर्दाएं हैं उनमें मर्दासरण कम होगा। ठीक है, तो ये मर्दा का गुण हो गया। इसके बाद में जो मर्दा का गुण है, इसमें आप एक चीज और देख सकते हो कि जो मोटी मर्दा होती है, जो मोटी मर्दा होती है उसमें कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर और दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं। लेकिन जो काली मर्दा होती है उसमें आपने देखा होगा कि काली मर्दा क्या होती है, उसकी भूमि सख्त होती है। काली मर्दा की जो ऊपरी सतह होती है, या कहीं पर भी खोदोगे काली मर्दा को तो उसकी सतह सख्त मिलती है, जबकि इसकी क्या होती है, थोड़ी ढीली मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कण दूर दूर है, तो जैसे ही पानी आएगा तो इनको सबको बहा कर ले जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे पानी आएगा इसको बहा कर नहीं ले जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मर्दा गुण भी क्या करता है, मर्दासरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो मर्दासरण जलीय शरण है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव, देखो वनस्पति का जो प्रभाव है वो एक विशेष प्रकार का प्रभाव है। मान लो किसी खेत की मेड़ पर घास उगी हुई है, किसी खेत की मेड़ पर घास उगी हुई है। अब खेत में क्या है, पानी भरा है, खेत में क्या है, पानी, और ये मेड़ है, पानी आएगा इसके ऊपर से नीचे चला जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा जहां पे घास होती है
या दूर घास होती है तो वहां से कटाव नहीं होता है, और मृदा के जो कण है वो यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे और जो पानी पानी है वो आगे चला जाएगा, तो मृदा क्षरण रुकेगा नहीं रुकेगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो मृदा होती है, जो भी मृदा होती है उसके ऊपर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, और पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर वर्षा की बूंदें क्या होती है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मान लो पौधा है, पौधे की ये पत्तियां हैं और पत्तियों के ऊपर क्या होगा, वर्षा की बूंदें गिरेगी। एक तो यहाँ से बहुत ऊपर से स्पीड से बूंद आ रही है, इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद में इस पे एकत्रित होगी, बूंद बनेगी और वापस नीचे गिरेगी, तो इससे मृदा कण कम तितर बितर होंगे, जबकि डायरेक्ट आने वाली मृदा से सॉरी वर्षा की बूंद से क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ लगेगा तो मृदा के कण अलग अलग दूर दूर बिखर जाएंगे, तो इससे मृदा क्षरण कम होगा, जबकि वनस्पति वाले क्षेत्र में क्या होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जितने भी पेड़ होते हैं उनके नीचे पत्तियां नीचे मल्च का कार्य करती हैं। मल्च मल्च मतलब होता है कि इसके अंदर भूमि की सतह को सूखी मृदा, वनस्पतियों, टाट पट्टियों या प्लास्टिक की पन्नियों के द्वारा सतह को कवर करना क्या कहलाता है, मल्च कहलाता है, या हिंदी में बोले तो पलवार कहलाता है। क्या कहलाता है, पलवार कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्च का कार्य करता है। इसके अलावा जो पत्तियां होती है वो मृदा के ऊपर गिरने के बाद में क्या होती है, सड़ गलकर खराब हो जाती है या सड़ गलकर ह्यूमस का निर्माण कर लेती है, और ह्यूमस का निर्माण हो जाता है तो ह्यूमस क्या करता है, इन मोटे कणों को आपस में बांध लेता है, जोड़ लेता है इन दोनों कणों को। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनस्पति वाले क्षेत्र में, इसी प्रकार जैसे अभी मैंने बता दिया कि घास वाला क्षेत्र है, घास के ऊपर से पानी गुजर जाएगा लेकिन जो मेड़ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों, मिट्टी यहाँ से कटेगी नहीं, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि पानी किसके ऊपर से जा रहा है, घास के ऊपर से। इसी प्रकार जैसे मान लो आपका पूरा खेत है, एक तो खाली खेत है, खाली खेत है, जैसे ग्रीष्म काल में होता है कि आपके आसपास में सारे खेत खाली हो जाते हैं। अब ग्रीष्म काल में जो अप्रैल मई जून ये 2-3 महीने का जो समय होता है उसमें क्या होता है, आसपास के खेत खाली हो जाते हैं। अब खाली हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बाउंडर बनते हैं, बाउंडर मतलब भगुलिया जिसे आप लोग बोलते हो वो बनते हैं, और उसके साथ बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, और अचानक से वो बाउंडर किसी खेत में चला जाता है जहां पे मान लो बाजरा उपस्थित है या मान लो रिंजका उपस्थित है, तो वहां पे जाते हैं अचानक से वो मिट्टी गायब हो जाती है। कहाँ चली जाती है मिट्टी, मिट्टी कहाँ से उठ रही है, जहां पे वनस्पति नहीं है वहां से मिट्टी उठ रही है, और वनस्पति वाले क्षेत्र में जैसे ही वो बाउंडर जाता है तो वनस्पति वाले क्षेत्र में जाते ही क्या होता है, उसके अंदर मिट्टी के कण समाप्त हो जाते हैं, बाउंडर दिखना बंद हो जाता है, क्या दिखता है, केवल हवा का वेग दिखता है वहां पे, और हवा का वेग हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी खेत में वनस्पति उपस्थित है और किसी खेत में वनस्पति अनुपस्थित है, तो हवा चलेगी तो वो क्या होगा, पानी बहेगा तो क्या होगा, इसके अंदर पानी के साथ मृदा के कण बहकर चले जाएंगे। जबकि हमने बात कर ली है वनस्पति वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वनस्पति होने के कारण मृदा कणों को आच्छादित रखती है, वनस्पति ढककर रखती है, इस वजह से पानी वनस्पति के ऊपर से गुजर जाएगा और क्या होगा, मृदा कण सुरक्षित के सुरक्षित बने रहेंगे अपने स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला जो कारक है मानवीय कारक। कौन से कारक है, मानवीय कारक। कौन से कारक है, मानवीय कारक। अब मानवीय कारक है, इनके अंदर हम बात करें तो मानवीय कारक है इसमें जुताई का ढंग, जैसे मान लो ये कोई टीला है, इस टीले के ऊपर हमें क्या करनी है, कृषि करनी है। अब जुताई के समानांतर क्या कर रहे हैं, हम कृषि कर रहे हैं, जुताई के समानांतर ऐसे ऐसे कृषि कर रहे हैं, तो मृदा के कण साथ साथ नीचे की तरफ आएंगे, मृदा कटाव ज्यादा होगा, पानी बहेगा ज्यादा आएगा। यदि हम इसके विपरीत करते हैं, इसके चारों तरफ गोलाई में ऐसे करते हैं, तो इससे करने से क्या होगा, इसके अंदर जैसे यहां तक हमने क्या कर लिया, इसको समतल कर लिया,
अब यहाँ तक पानी रोक लिया, यहाँ पर हम घास उगा देंगे, यहाँ पे घास उगा देंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर घास उगा देंगे, फिर यहाँ पे घास उगा देंगे, तो पानी यहाँ पे भरेगा, यहाँ पे, फिर अतिरिक्त पानी होगा वो इस घास के ऊपर से आ जाएगा, मृदा नहीं कट रही है वहां पे, फिर इसके बाद में यहाँ से इसके ऊपर से फिर घास से नीचे पानी आ जाएगा, फिर यहाँ से घास से पानी आ जाएगा, फिर यहाँ से घास से पानी आ जाएगा, पानी इसको क्या करेंगे हम नीचे की तरफ उतार देंगे, तो मृदा कटा हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यदि हम इस प्रकार जुताई करते हैं, इस प्रकार बोते हैं फसलों को, तो पानी यहाँ पे गिरेगा, सीधा ही दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो मृदा कणों को क्या ले जाएगा, अपने साथ बहाकर ले जाएगा, और साथ ही साथ पोषक तत्व ऑटोमेटिक बहेंगे, तो इससे मृदा क्षरण ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये मानवीय कारक होते हैं कुछ। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें, इसके अंदर जो मानवीय कारक है इसमें ढाल के अनुरूप है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसके अंदर जैसे मान लो कोई भी मृदा है, ये समतल खेत है, इसमें हम खाद की मात्रा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसी प्रकार लगातार एक ही प्रकार की खाद की मात्रा तो कम कर रहे हैं या दे ही नहीं रहे खाद, तो यानी कि जीवाश्म पदार्थ की मात्रा तो डाल ही नहीं रहे। इसके अलावा भी हम एक कार्य और कर रहे हैं कि मोनोकल्चर को अपना रहे हैं, एक ही फसल को लगातार बार बार उसी खेत में बोए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जीवाश्म पदार्थ की वैसे कमी हो गई, मृदा कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ब्लूई हो जाएगी, यानी कि कण दूर दूर रहेंगे, जलधारण क्षमता कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कण दूर दूर होने के कारण जैसे हवा चलेगी या पानी बहेगा, तो पानी के साथ कण बहकर क्या हो जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, मृदा कणों का अपना स्थानांतरण हो जाएगा, इस कारण मृदा क्षरण ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 5 कारक थे जो मृदा के जलीय क्षरण को क्या करते थे, प्रभावित करते थे। चीज समझ में आई। जलवायु सबसे पहले गहनता, सघनता, वर्षा की अधिकता, कमी, लगातार लंबे समय तक वर्षा होना, अधिक मात्रा में गहन वर्षा होना, तो ये क्या है, जलवायु है। इस्लाह करती उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी भूमि होना या समतल भूमि होना, समतल भूमि पर कम जलीय क्षरण होता है। मृदा का गुण है, इसके अंदर मृदा के कणों का आकार महीन है, ब्लैक है मृदा या ब्लू मृदा है, दोमट मृदा है, कौन सी मृदा है, उसके आधार पर जलीय क्षरण कम होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी प्रकार वनस्पतियों का प्रभाव होता है, वनस्पति अधिक होगी तो वहां पे जलीय क्षरण कम होगा, और वनस्पति नहीं होगी तो वहां पे जलीय क्षरण नहीं होगा। मानवीय कारक इसके अंदर मोनोकल्चर को अपना लेते हैं, तो मोनोकल्चर को अपनाने का पोषक तत्व जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कम होती जाती है। और इसके अलावा हम इन सब में बात करें तो यहाँ पे मानवीय कारक जुताई का जो ढंग है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग हिसाब से होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जलीय क्षरण को बढ़ावा मिलता है। यदि हम फसल चक्र को अपना लेते हैं तो फसल चक्र को अपनाने पर हमें क्या होता है, इससे लाभ होता है। फसल चक्र में भी हम क्या अपनाएंगे, इसमें फसल चक्र में भी क्या अपनाएंगे, इसके अंदर फसल चक्र में भी हम दलहनी फसलों के साथ उगाएंगे, दलहनी फसलों को अपना स्थान देंगे, जिससे जीवाश्म पदार्थ की मात्रा और दलहनी फसलें कम वृद्धि करने वाली होती है, इसलिए मृदा को क्या रखती है, आच्छादित रखती है। थैंक्स। अगली क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में बात करते हैं।